नमस्कार, मैं अमोद कुमार सोलंकी और आज हम कुछ अपना टीडीएस के बारे में जानकारी देखते हैं कि हम अपने टीडीएस के द्वारा हमारे बिज़नेस पे कितना टीडीएस के सेक्शन का एप्लीकेशन रहता है कि हमको किस-किस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है? तो आज का यही है टॉपिक हमारा। आप हमारे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष चालू होगा उसके लिए हमको क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए है। तो आपका आज का टीडीएस का यही सेक्शन है, देखिएगा ये। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का, ठीक है ना, एम्प्लॉई को सैलरी का। तो सामान्य सी बात है कि इसमें 2.5 लाख रुपए तक फ्री है और उसके ऊपर अगर कुछ टैक्स बनता है तो उसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आती है, लेकिन टीडीएस कितना कटना चाहिए इसके ऊपर? आप सपोज करिएगा किसी व्यक्ति का सैलरी आ रहा है 5 लाख से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति पे जितना इनकम टैक्स बनेगा उतना ही आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक की तो छूट है कि यहाँ तक तो आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी 20,000 रुपये महीने के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 20,833 रुपये महीने तक कर रहे हैं तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन इससे ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस काटना है कि प्रोपोर्शनेट में जितना कि उसका इनकम टैक्स बनेगा, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं, अभी दूसरे वाले सेक्शन पे आते हैं। इसमें काम का सिर्फ टीडीएस का सेक्शन उतना ही बताएंगे आपको जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जिससे फ्रीक्वेंटली आप डील करते हो, ठीक है ना। एक इसमें आता है सेक्शन 194C में आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। यानी कि आप पेड कर रहे हो किसको, कॉन्ट्रैक्टर को या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है ना, और फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें क्या लिमिट दी हुई है, क्या दी हुई है वो देखते हैं अपना। इसमें बोला गया है सेक्शन में 194C सेक्शन इनकम टैक्स का है, यानी कि आप किसी से ठेके पर काम करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर भी हो गए या कुछ तरह के हो गए बिजनेस में, तो आपने किसी को हायर कर लिया कि आप हमारे ब्याज पे ये वाला काम करके दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि एक बार में तो आपकी लिमिट है 30,000 रुपये की, ये वन टाइम अपना पेमेंट कर दिया सिंगल, एक बार पेमेंट दे दिए, दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति आपके यहाँ 12 महीना काम कर रहा है, ठीक है ना, और उससे और भी पेमेंट देना है, 30,000 रुपये आज दे दिए, अगले महीने फिर देंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल लिमिट जो हो गई ना 1 लाख रुपये हो गई, ये तो वन टाइम हो गया, ठीक है ना, 30,000 रुपये का। तो लेकिन इसमें ओवरऑल लिमिट पूरे साल में फुल ईयर में पेमेंट आप जो कर रहे हैं, फुल ईयर पेड कर रहे हैं ना उसको, तो वो 1 लाख रुपये, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए कर रहे हैं, ठीक है ना, तब आपको टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना, मान लिया आप प्रॉपर्टर हैं किसी फर्म से, तो आपको 1% टीडीएस काट के उसको पेमेंट देना है, ठीक है ना। अगर जैसे ये 1 लाख रुपया हो गया, आप कर रहे होते, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये पेमेंट या उससे ऊपर कर रहे हैं, आप 1 लाख ही दो, तो इसका 1% कितना हो गया? 1,000 रुपया। यानी कि आप उसको 1,000 रुपये डिडक्ट करके 99,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अगर इस तरीके से ही चलेगा, ये इसकी लिमिट हो गई। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको कितना डिडक्ट करना है टीडीएस? आपको 1% करना है, ठीक है ना, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर आप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, इंडिविजुअल है, एचयूएफ के अलावा आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, तो आप कितना डिडक्ट करेंगे? फिर आप डिडक्ट करेंगे 2%, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी से बिजनेस हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का वन टाइम में 30,000 और फुल ईयर में 1 लाख रुपये का, तो आप 1% काटेंगे टीडीएस। अगर आपका स्टेटस है कि आप प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है या कुछ और चल रहा है आपका, ठीक है ना, सोसाइटी वगैरह कुछ भी है, तो आप उसमें काटोगे 2% का, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो काम के हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सेक्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, कुछ बैंकों पे एप्लीकेबल हैं, वो अपना एफडी वगैरह के बैच काटे, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, वो लोग फॉलो करेंगे। हम जो बिजनेस चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं, उसके लिए रिलेटेड चीज़ है। एक इसमें सेक्शन है जिसको हम डिलीट करते हैं, 194
एच। ये बात करता है सेक्शन कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो किस चीज़ का, कमीशन का, ठीक है ना, या फिर ब्रोकरेज का, ठीक है ना, आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हो, ठीक है ना। तो भैया आप हमारा फाइल टू फाइल बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप हमारा काम करके दीजिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे, माला हमारा माल बिकवा दो या कुछ और तरीके की। तो उस केस में क्या होता है इसमें, कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी 15,000 रुपये की, ठीक है ना। कितना है, 15,000, 15,000। अगर आप एक बार में इतना पेमेंट दे दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने दे दिया इसको 16,000 रुपये कर दिया, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, कितनी रेट से इसको काटना पड़ेगा, 5%, ठीक है ना। चाहे आप इंडिविजुअल हैं चाहे हैं कंपनी, ठीक है ना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड मान लो, लिमिटेड कंपनी जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड है किसी और स्टेटस में, ठीक है ना। इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो वो 5% काटेंगे, और ये लिमिटेड कंपनी ही 5% काटेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है, एक सेक्शन देखिएगा अपना, 194I। ये सेक्शन कहता है जब आप कोई रेंट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रेंट पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं आप, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आपने कोई ज़मीन ले ली है रेंट पे, ठीक है ना, बिल्डिंग ले ली है, ठीक है, या फिर आपने कोई फर्नीचर ले लिया है, जैसे अपन लोग शॉप वगैरह ऑफिस वगैरह लेते हैं ना रेंट रूम, इनके लिए है, ठीक है। तो इनके लिए जो लिमिट दी गई है पूरे साल की दी गई है 2,40,000 रुपये की, ठीक है, 2,40,000 यानी कि 20,000 रुपये महीना। अगर इतने रुपए तक है तब तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको टीडीएस काटना है। वो किस बेसिस पे कटेगा, अगर आप इंडिविजुअल और हैं तो आप काटोगे कितना, 10%, और कंपनी वाले भी काटेंगे 10% एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। बोथ इंडिविजुअल एंड लिमिटेड कंपनीज, इंडिविजुअल एचयूएफ लिमिटेड कंपनी सारे के सारे 10% काटो और पेमेंट करो, ठीक है। मान लीजिए आप किसी का पेमेंट कर रहे हो, 3 लाख रुपए दे रहे हो साल में, ठीक है ना, तो आपको 10% काट दीजिए, 30%, 30,000 रुपया काट लो, 2,70,000 को पेमेंट कर दो, और 30,000 रुपये का टीडीएस का चालान डिपॉजिट कराओ, जिससे कि वो व्यक्ति अपने 26 में उसका क्लेम लेगा या फिर अपना टैक्स से अटैच कराएगा। दूसरा सेक्शन है इसमें, अगर 194I में, एक तो ये लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, पेमेंट आप दे रहे हो रेंट का। एक आता है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, जो फैक्ट्री वगैरह में चल रही होती है ना, उनके लिए आपने रेंट पे ली हुई है, आप उनका रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। अब वो रेंट कितना जा रहा है, वो भी 2,40,000 रुपये है। यहाँ तक तो आपको जरूरत है नहीं, ठीक है ना, लेकिन इससे ऊपर आप रेंट दे रहे हो 2,40,000 रुपये से, मतलब साल में ऊपर चला जाएगा रेंट, 20,000 रुपये महीने से ऊपर अगर आप दे रहे हो, 1 रुपया 20 है, तो आपको काटना है 2%। कितना टीडीएस करोगे, 2%, ठीक है, 2% टीडीएस काटिए, उसको भुगतान कर दीजिए बेस्ट अमाउंट का, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपए दे रहे हो आप किसी भी प्लांट एंड मशीनरी का रेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, तो 3 लाख पर कितना हो गया, 2% का 6,000 रुपये, तो आप बाकी का पेमेंट कितना कर दोगे उसको, 2,94,000 रुपये, ठीक है। बाकी का 6,000 रुपये का अपना उसका टैक्स जमा करा दोगे, ओके। अब देखिए एक सेक्शन इसमें और आता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी नॉर्मल अपनी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते रहते हैं ना। तो उसमें एक सेक्शन दिया गया है 194I ए। ये क्या कहता है, ये सेक्शन बताता है कि अगर आप अपना पेमेंट कर रहे हैं ना किस चीज़ के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोई ज़मीन वगैरह खरीद बेच कर रहे हैं ना उसमें। अब उसमें क्या कहता है, मतलब अपना बाइंग कर रहे हैं, अपना बाई कर रहे हो, ये जो सेक्शन एप्लीकेबल है बायर पे है, समझिए, ठीक है ना। क्या ले रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल में क्या हो गया, लैंड वगैरह मान लीजिए, ठीक है ना, लैंड हो गई, हाउस वगैरह हो गए, फ्लैट हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अब इसका लिमिट क्या दिया गया है, अगर आप 50 लाख रुपए, अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो, मतलब मान लो आपने घर भेजा 60 लाख रुपए,
ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, 1% का टीडीएस काट के भुगतान करोगे। सपोज कर लो आपने 60 लाख रुपए का कोई घर खरीदा है, तो इस पे आप पहले 1% का टीडीएस काट लीजिए। 60 लाख तो कितना हो जाएगा देखिए, 60,000 रुपया हो गया। ठीक है, 60,000 रुपये काट के आपको जमा कर देना है, जिससे कि बायर जो सेलर होगा उसका, जो बेच रहा होगा उसको अपना कैरेट वो लेगा, जो भी करना हो। ठीक है, इससे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि प्रॉपर्टी में कितना लेन देन हुआ है। ठीक है ना? मान लीजिए आप तो खरीद रहे हैं 60 लाख रुपए की जमीन, ठीक है, लेकिन जो सेलर है, अगर मान लो वो किसी तरीके से छुपा लेता है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है विभाग को, ठीक है, और वो कैपिटल गेन बचाना चाहे, तो इन पर डिपार्टमेंट के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी। इस सेक्शन का पर्पज ही यही है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज के, वो सारे सारे रियल टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग मिलती रहेगी। ठीक है जी, 194। आइए और एक और देखते हैं इसमें, 194 जे। ठीक है, 194 जे, ये सेक्शन क्या कहता है, प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो आप किसी की, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैं हूँ कंसल्टेंट। ठीक है ना? तो आप मेरी सर्विस दे रहे हो, टैक्सेशन वगैरह की सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना, कंसल्टेंसी दे रहे हो। तो ऐसे लोग होते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, इनको पेमेंट कर रहे हो 30,000 रुपये एक बार में या उससे ज़्यादा, यानी आप ये मान लो कि पूरे साल में अगर आप 30,000 रुपये दे रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है टीडीएस काटने की। ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, इससे ऊपर का दे रहे हो, तो आपको कितने रुपए से कितने परसेंट से काटना है, 10% से काटना। ठीक है ना, 10%। बहुत इंडिविजुअल सारे के सारे एसएससी जो हैं वो अपने 10% का टीडीएस इसमें डिडक्ट करोगे। ठीक है, अगर मान लो 40,000 रुपये का, इसमें एक एग्जाम्पल ले दूँ मैं, तो इसमें से कितना काटोगे पहले, 10% कितना हो गया इसका, 4,000 रुपये, और इसमें 36,000 रुपये का आप उसको भुगतान कर दीजिए प्रोफेशनल को, 4,000 रुपये उसके पैन नंबर प्राप्त करके उसको टीडीएस जमा करा दीजिए। ठीक है सर, और इसमें कोई सेक्शन ज़्यादा संबंधित है नहीं। ठीक है ना, एक और है जो आपने देखा होगा ना आजकल के, कैश विड्रॉल कर रहे हो अपना बैंक वगैरह से, तो बैंक आपका टीडीएस काट लेते हैं, वो बैंक काटते हैं टीडीएस। ठीक है ना, ये मान के चलिएगा, आपको नहीं काटना है क्योंकि आप बैंकिंग सर्विस को नहीं दे रहे किसी को, ये बैंक काट रहे हैं। 194 एन। अब इसमें देखो क्या सेक्शन है, सेक्शन ये कहता है, इन केस द विड्रॉल ओवर सर्टेन अमाउंट टेक्स प्लेस फ्रॉम बैंक। ठीक है ना, अगर आप किसी बैंक से अपना कैश विड्रॉल कर रहे हो, आपका करंट अकाउंट चल रहा है ना, कैश विड्रॉल कर रहे हो, अब कितना कर रहे हो, अगर आपने आईटीआर अपना फाइल कर रखा है प्रीवियस 3 ईयर का, ठीक है ना, आईटीआर फाइल है 3 साल का, ठीक है, तो आपको, ठीक है ना, तो लिमिट कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ का अपना कैश विड्रॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक उसको टीडीएस नहीं काटे, लेकिन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा बैंक को, वरना वो क्या करेंगे कि आपको दूसरी कैटेगरी में डाल दें। वो दूसरी कैटेगरी क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी ये है, इन केस कैश विड्रॉल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बैंक एंड डज नॉट फाइल आईटीआर, कि उसने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, बैंक तो ये मान के चल रहा है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो उसकी लिमिट कर दी जाती है 20 लाख रुपए। ठीक है ना, कि अगर 20 लाख रुपए से 1 रुपया के ऊपर निकाला आपने, तो बैंक आपका टीडीएस काटना चालू कर देता है, कितने परसेंट से, 2% से। ठीक है, तो ये भी जरूरी है बैंक को इन्फॉर्म करना है कि अपना आईटीआर हमने फाइल कर रखा है, तो उसको लेटर दीजिए, जिससे कि आपका टीडीएस ना कटे। अन्यथा क्या होगा, जो भी आप कैश विड्रॉल करोगे उसका वो टीडीएस काटते रहेंगे। तो ये कुछ समरी है। ठीक है ना, जनरली जो भी हम लोग पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं अपने व्यापार से या बिजनेस से, तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज का टॉपिक हमारा केवल टीडीएस का ही था। हमने केवल इसमें वही चीज़ें कवर करी हैं जो जनरली लोग उससे डील करते हैं, पेमेंट से डील कर रहे हैं। और भी सेक्शन वगैरह अलग हैं,
तो जहाँ अगर यूज़ पड़ती है तो वहाँ पर उसको डील करेंगे। नेक्स्ट में कुछ और देखेंगे इस सीरीज में। अगर इस संबंध में किसी की कोई क्वेरी होती है तो हमको बताइएगा, ठीक है ना? तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और कोई फर्दर कोई टॉपिक हो जो आप लोगों को जानना हो, वो भी आप हमको इन्फॉर्म करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट में देखते हैं इसको। जो लोग भी अपना वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना, तो उसको पूरा देखिएगा, तो आप लोगों के काम की चीज़ है।